तो आज हमारा टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। इसको मोटे 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 तौर पे समझते हैं कि ये आर्टिकल हमें एम्पावर करता है, हमें टीथ प्रोवाइड करता है या एम्पावर करता है कि ऊपर पड़े हुए जो अभी तक हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं और सिक्स्थ ये खुद अपने आप में ये राइट है। 5 हमने आपको पता है पढ़े हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बेसिक फ्रीडम, कल्चरल एजुकेशन राइट्स, फाइन अगर वगैरह वगैरह जो भी हमने पढ़े, उन पांचों को आपको मिलने की गारंटी करता है ये राइट्स। फाइन, ये राइट्स ही सुप्रीम कोर्ट को आपके फंडामेंटल राइट की गारंटर बनाता है। ये राइट आपको एम्पावर करता है कि अगर आपको ऊपर पड़े हुए कोई भी राइट नहीं मिले, कोई भी फंडामेंटल राइट, आपका मौलिक अधिकार छिन जाए, वो इनक्रोच हो जाए, इन्फ्रिंज हो जाए, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको ले पाओ। इस आर्टिकल के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आप हाई कोर्ट को स्किप कर सकते हैं इस मैटर में। लोअर कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो आप जा ही नहीं सकते ना। फंडामेंटल राइट से जुड़ा कोई भी केस लोअर कोर्ट में नहीं जा सकता, यानी अपनी लुधियाना की जो लोकल कोर्ट है उस पर नहीं जा सकता, ऐसी कोई भी कोर्ट में किसी शहर में नहीं जा सकता। इसकी सोल गारंटर जो है या गार्डियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही हमें ये हमारे फंडामेंटल राइट में दिलवाती है, इसलिए उसको गारंटर बोलते हैं, गार्डियन बोलते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। ये आर्टिकल 32 के तहत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था, कहा था इस आर्टिकल को कि दिस आर्टिकल इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की आत्मा और दिल है। अगर ये निकाल देंगे तो फिर आपका संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपका किसी का भी कोई राइट छिन गया, किसी के साथ इनइक्वालिटी हो गई, तो आपका राइट टू इक्वालिटी छिन गया, इसका मतलब ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं आर्टिकल 32 यूज करते हुए, और अपनी साथ जो इनइक्वालिटी हुई है उसका जस्टिस ले सकते हैं। तो आपने आम भाषा में सुना होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट दायर की है जब किसी का फंडामेंटल राइट इनक्रोच होता है, तो वो रिट इसी आर्टिकल 32 पे लिखी है। 5 टाइप की ये रिट्स हैं जिसके तहत हम लगा सकते हैं। तो ये पांचों रिट्स, जब भी आपका कोई राइट छिनता है, किसी ना किसी रिट के तहत आप उसको ले सकते हैं। किसी न किसी फॉर्म में वो रिट आपकी उस छिने हुए राइट को लेने में फिट बैठती है। ये नहीं है कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप आर्टिकल 226 जिसमें हाई कोर्ट की पावर्स हैं, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू टेक दिस केस। हाई कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं है, हाई कोर्ट गार्डियन नहीं है। हाई कोर्ट ये कह सकती है कि ये मेरा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, उनसे कहिए, वो गारंटर है, वो गार्डियन है, मेरे पास समय नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट में मना नहीं कर सकती जब आपका कोई फंडामेंटल राइट इंक्रोच हो जाता है। आमतौर पे हाई कोर्ट मना नहीं करती है 99.9% केसेस में। अगर आप हाई कोर्ट में मूव करते हैं तो हाई कोर्ट ही वो रिट एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि दो कारणों से, अगर आप हाई कोर्ट में मूव करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में भी इन रिट्स को एक्सेप्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट को ओवर बर्डन नहीं वो करना चाहती। अगर सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं
हाई कोर्ट इस तरह से केस नहीं ले सकती। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट इनकेपेबल है ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन करके जस्टिस डिले हो सकता है, तो खुद ही इसको सॉल्व कर देती है। चलो नीचे लेवल पे बात सुलझ जाए, ऊपर क्या जाना। दूसरा, जो एग्रीव्ड पर्सन है यानी जो कंप्लेनेंट है, उसके लिए भी हाई कोर्ट जाना इजी रहता है। मान लो तमिलनाडु में एक पर्सन का ने रिट लगाई, उसके साथ इनक्वायरी हुई या उसका कोई भी फंड राइट छिन गया, तो वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो वहां पे वो कैसे आएंगे? उसके लिए आना जाना मूव करना मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टली भी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जिससे उसको जस्टिस मिलने में समय लग सकता है, देरी हो सकती है, या हो सकता है इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट जा ही ना और अपने साथ हुआ इनजस्टिस को सहन करने की कोशिश करे। इसलिए तमिलनाडु हाई कोर्ट में वो चला जाता है कि भाई इससे बेटर है कि मैं लोकल चला जाऊं आसपास, जहां भी मेरा आना जाना इजी होगा। और हाई कोर्ट भी ले सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों ओवरबर्डन करना और इस आदमी को भी क्यों परेशान करना, हम ही फैसला कर देते हैं। हालांकि दोनों ही पर्सन, एग्रीड पर्सन भी अगर बाउंड नहीं है कि उसको हाई कोर्ट जाना ही जाना है, वो इसको स्किप करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट भी बाउंड नहीं है कि वो एक्सेप्ट करना है, वो भी इस केस को डिनाई कर सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, पर आमतौर पे दोनों ही ऐसा नहीं करते हैं। फाइन। बहुत ही ज्यादा किसी को ये हो कि भाई हाई कोर्ट मेरे साथ जस्टिस नहीं करेगी या राज्य सरकार का इंटरफेरेंस हो जाएगा, यहाँ पे लोकल इन्फ्लुएंस काम कर जाएगा, तब वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाता है। स्पेशली अगर दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके लिए आना जाना दिल्ली ईजी है, तो वो चले जा सकते हैं। आमतौर पे वैसे जाता नहीं। जैसे पंजाब में भी जो केसेस लगते हैं फंड राइट के, तो ज्यादातर लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाते हैं, ना कि सीधे जाकर दिल्ली में लगाते हैं, पर सीधे लगा सकते हैं। फाइन। नाउ ये आर्टिकल हमें ये लिखा ही हुआ है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, ताकि प्रोसीडिंग हो और हमें फंड राइट गारंटी हमें मिले। और सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो इसमें ऑर्डर या रिट इशू कर सकती हैं, ताकि उस फंड राइट को एनफोर्स किया जा सके, यानी मेरा अधिकार मुझे मिल सके। पार्लियामेंट के पास भी एम्पावरमेंट है, वो कोर्ट्स को कह सकती हैं, कुछ डायरेक्शन इशू कर सकती हैं, ऑर्डर्स, रिट, ऑल गाइड्स के लिए कुछ अमेंडमेंट या कुछ ऐसा कर सकती हैं। पार्लियामेंट के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा कोई भी रिट जो जारी की गई है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। पार्लियामेंट थोड़ा बहुत डायरेक्शन इशू कर सकती है, वो भी बड़े लिमिटेड मैनर में। सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग होता है और संविधान के थ्रू ही हमें चलना पड़ेगा इस केस में। तो इसमें 5 तरह के रिट्स जो हैं वो इशू की जाती हैं। अब वो कौन सी रिट्स होती हैं, लेट्स सी, हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें रिट्स हैं हैबियस कॉर्पस, बड़ी फेमस, बड़ी आम चर्चा में रहने वाली रिट है। लैटिन भाषा का यह शब्द है, ये टर्म लैटिन भाषा से, लैंग्वेज से ली गई है। इसका लैटिन भाषा मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, या टू हैव ए बॉडी, या टू हैव द बॉडी ऑफ, ये बोलते हैं। इट इज एन ऑर्डर issued by a court to a person who was detained another person, or to produce a body of letter before it. Then court examine the cause and legality of the detention and then sets the person free if it is found illegal. Now इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी अपनी एक फ्रीडम है, आजादी है, लिबर्टी है, मुझे पूरा मेरे अधिकार है कि मुझे, हमने पढ़ा है राइट टू फ्रीडम हमारा एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी कारण से मेरी फ्रीडम के राइट को इनक्रोच किया जाता है, कैसे इनक्रोच करेंगे फ्रीडम राइट को? 2 तरह से इनक्रोच हो सकता है। मैं 2 एग्जांपल देता हूं। या तो पुलिस इस राइट को मेरे को इनक्रोच कर सकती है, या किसी ने मुझे जबरदस्ती किडनैप कर लिया, यानी कोई किडनैपर हो सकता है, हाईजैकर हो सकता है। तो ये रिट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जारी हो सकती है, सरकारी अफसरों, सरकार के ऑफिसर, सरकार के प्रति भी हो सकती है, सरकार के किसी ऊपर से नीचे तक पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट सबके ऑफिसर के खिलाफ जारी हो सकती है।
अगर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है और बंद कर लिया है तो इस केस में मेरा फ्रीडम का राइट चला गया, मेरी फ्रीडम खत्म कर दी गई। अब मैं तो किडनैप हूं, मैं तो जाऊंगा नहीं, तो मेरे बिहाफ पे मेरी फैमिली या मेरे फेलो फ्रेंड्स कुछ कोई भी अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये हमारा बंदा नहीं मिल रहा जी, उसको ढूंढा जाए, या हमें शक है इसने किडनैप किया है, या हमें पता ही नहीं किसने किया है। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा केस है एक और, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया और डायरी एंट्री नहीं की, यानी अपने रिकॉर्ड में नहीं लिख दिया, लिखा ही नहीं कि मुझे गिरफ्तार किया है, और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन मैं पुलिस लॉकअप में पड़ा रहा, 20 दिन, या पुलिस लॉकअप से शिफ्ट करके मुझे किसी अज्ञात जगह पे शिफ्ट करके रख लिया, पर पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो मेरी फैमिली डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि पुलिस हमारा बंदा नहीं छोड़ रही। आमतौर पर मैंने पढ़ा था प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर यह है कि अगर मुझे अरेस्ट किया तो डायरी में एंट्री हो, यानी डायरी एंट्री हो, डायरी एंट्री के बाद फिर एफआईआर रजिस्टर हो, उसके बाद विद इन 24 आवर्स मुझे नियर बाय मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ये धारा लगी है, ये एफआईआर है, ये आईपीसी है, और मुझे नियर जेल में शिफ्ट किया जाए, और फिर एक कोर्ट ट्रायल होगा, उसमें फैसला होगा कि मैं गुनहगार हूं या मैं एक्यूज हूं, या मैं कन्विक्शन होगी मेरी कि नहीं होगी, या मैं कसूरवार हूं या नहीं हूं, ये प्रोसीजर है। पर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, ना कोई एफआईआर ना डायरी एंट्री, मैजिस्ट्रेट के सामने तो तब पेश करना अगर रिकॉर्ड में एफआईआर दर्ज की होगी, जब मैं उनके रिकॉर्ड में अरेस्टेड ही नहीं हूं। तो अब इस केस में मेरी फैमिली चली जाएगी डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, या वो हाई कोर्ट जा सकती है, बट अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मान लो चलेगी, सुप्रीम कोर्ट मान लो लुधियाना की हम बात कर रहे हैं, तो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को उसी वक्त एक ऑर्डर देगी कि विद इन 24 आवर्स आप मेरे सामने पेश हुई और मुझे उस बंदे को जो नहीं मिल रहा, जो किडनैप्ड है या पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको विद इन 24 आवर मेरे सामने पेश कीजिए टू प्रेजेंट। यानी टू हैव द बॉडी का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि मुझे एक बंदा उसकी बॉडी जो है मेरे सामने लेके आइए। बॉडी का मतलब है डेड और लाइव दोनों केस में। अब देखो कंडीशन क्या हुई होगी, या तो एक बंदा जिंदा होगा इतने दिनों तक तो उसको पकड़ के जिंदा लाया जाए, और वो मर चुका है तो उसकी बॉडी पेश की जाए, उसकी डेथ रिपोर्ट पेश की जाए। अब इस केस में दो तीन चीजें हो सकती हैं। अगर तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस को कोर्ट ने बोला कि मेरे सामने पेश करो, तो 24 घंटे में पुलिस के कमिश्नर को वो बंदा पेश करना पड़ेगा। अब पुलिस ने अगर अरेस्ट किया हुआ है एक्चुअली में, और पुलिस जाके वहां पे अपने डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस रखेगी कि हमने डायरी एंट्री की है, ये देखो इस पे ये इल्जाम है और ये बंदा यहाँ पे है, अगर नहीं की तो पुलिस उनको डांटेगी, उनके ऊपर एक्शन लेगी कि आपने बिना अरेस्ट केस को कैसे रख लिया, आपने किसी बंदे की इंडिविजुअल फ्रीडम को इंक्रोच कर दिया, या तो आप उसके ऊपर एफआईआर लगाओ, उसके ऊपर कार्रवाई करो, जज के सामने पेश करो, केस करो, अगर उसके ऊपर सब कसूर है, नहीं तो आप यू शुड सेट हिम फ्री, आप उसको फ्री छोड़ दीजिए। दोनों केसेस में पुलिस को ये काम करने पड़ेंगे, या तो एफआईआर दर्ज होगी और वो कोर्ट में जाएगा, वहां पे बेल ले लेगा, कोर्ट केस चलेगा, या उसको फ्री किया जाएगा। अगर पुलिस ये कहती है कि हमें तो पता ही नहीं कि वेयर इज द पर्सन, वी डू नॉट नो, क्वेश्चन मार्क आ गया कि बंदा है कहाँ, वेयर इज, तो कोर्ट कहेगी कि भी ये भी आपका उसको ढूंढना आपका काम है, आप लॉस्ट रिपोर्ट लिखो, उस बंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखो एंड फाइंड हिम आउट, और मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करो क्या किया। तो अगर आपके पास फैमिली आ रही है कि बंदा नहीं मिल रहा, तो आपने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, और आपने अब तक उस पर क्या कार्रवाई है, तो पुलिस उसको पूछेगी, इसमें कोर्ट पुलिस को पूछेगी, और इसमें आमतौर पे सस्पेंशन हो सकती है पुलिस ऑफिसर्स की या जिम्मेदार लोगों की, या उनको डिसमिस भी किया जा सकता है, तो उनको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। अगर किसी किडनैपर ने उसको किडनैप किया है तो वो भी उसको छुड़ाएगा कौन, उसको पुलिस ही छुड़ाएगी। दोनों केसेस में पुलिस की ड्यूटी बनती है कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे तो आपको अभी के अभी एक्शन लो, उस बंदे की इंडिविजुअल लिबर्टी है, और जो आपका जो आर्बिट्री डिटेंशन है, बिना आर्बिट्री डिटेंशन तानाशाही डिटेंशन जो है, बिना किसी बात के जो आपने डिटेन कर रखा है, उसको छोड़ो, उसकी फ्रीडम को इंश्योर करो। फाइन।
ये पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट अथॉरिटीज दोनों के इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकती है। तो ये जो रिट है ये हमारी बेसिक इंडिविजुअल फ्रीडम को, लिबर्टी को इंश्योर करती है, उसका बुलवर्क मानी जाती है। तो ये हमने पहला पढ़ा हैबस कॉर्पस। आपको मैच करने को आएगा कि हैबस कॉर्पस एक तरफ लिख देंगे और बाकी रिट्स एक तरफ लिख देंगे, मैंडमस, क्यू वारंटो, और उधर उनके मीनिंग या उनमें क्या होता है वो लिख देंगे। आपको मैच करना होगा या आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि टू है हैबस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या है, ये किस केस में लगाई जाएगी, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अब दूसरी एक और रिट है आगे, मैंडमस। नाउ मूव टू अनदर रिट, मैंडमस, ये रही। इसका भी लिटरल मीनिंग्स है वी कमांड, हम आपको ऑर्डर देते हैं, वी कमांड, ऑर्डर की बात हो रही है। ये कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को, पुलिस ऑफिसर को, डीसी को, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल हो सकता है, सीएम, पीएम, मिनिस्टर भी पब्लिक ऑफिशियल माने जाएंगे। मिनिस्टर्स हो गए, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, या आईएएस ऑफिसर्स हो गए, पीसीएस, डीसी, मैजिस्ट्रेट, एडीसी, या कोई पुलिस ऑफिसर, कोई भी, एनी डिपार्टमेंट, कोई क्लर्क भी हो सकता है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है, समबडी, एनीबडी, सॉरी। तो कोर्ट उसको ये ऑर्डर कर सकती है किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कि भाई तुमने, ये तुम्हारा काम था, तुमने ये क्यों नहीं किया। अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने फेल होता है या वो रिफ्यूज करता आपका काम करने से, कि मैं सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा कि मेरा ये काम है कर दीजिए, उसने किया नहीं या रिफ्यूज कर दिया या करने में फेल हो गया, तो मैं डायरेक्ट वही मैंडमस रिट लगाऊंगा और कोर्ट उसको फटकारेगी कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। डू इट बिकॉज ये आपकी ड्यूटी है, फाइन। और डू नॉट डू इट, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। कई बार क्या होता है, अननेसेसरी इंटरफेयर करने, उसका काम ही नहीं है जो इंटरफेयर कर रहा है, वो तुम्हारा काम है नहीं, जिसका है उसको करने दो। तो डू इट क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, डोंट डू इट ये आपकी ड्यूटी नहीं है। इन दोनों केसेस में हायर कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को डांट सकती है। आमतौर पर रिट आ जाती है कि कोर्ट से आ गया, भी ये स्टे लग गया जी, स्टे हो गया, अभी इसको काम को रोक दो, ये नहीं करना, ये स्टे आ जाता है। ये किसी प्राइवेट कैनॉट बी इश्यूड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं आती, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ आती है। जैसे पहले वाली तो दोनों के खिलाफ थी, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ आती है, ताकि कोई डिपार्टमेंटल एक्शन जो है या ऑर्डर जो है या इंस्ट्रक्शंस है फॉलो नहीं की गई, और किसी की ने अपनी ड्यूटी नहीं की या अपना किसी का अधिकार था उसको नहीं दिया, उस केस में मैंडेटरी जो था वो फॉलो नहीं किया, फाइन। इस तरह से तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं आ सकती, या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं आ सकती, स्टेट के गवर्नर के खिलाफ नहीं आ सकती, या किसी हाई कोर्ट ऑफ या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ, या कुछ जुडिशियल कैपेसिटी में जो लोग हैं उनके खिलाफ नहीं आ सकती, फाइन। कई बार कुछ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके खिलाफ नहीं आ सकती, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, अदरवाइज ये सबके खिलाफ आती है, फाइन। आमतौर पर ये रट लग जाती है। एक होती है प्रोहिबिशन, थर्ड वन इज, इसका भी लिटरली मीन्स है किसी को रोकना, टू फॉरबिड, टू स्टॉप समबडी फॉर डूइंग समथिंग। ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करती है। एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर दे, या सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को जारी कर दे, या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, जो भी उसकी हायर अथॉरिटी, तीन ही तरह की कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करती है लोअर कोर्ट को या हाई कोर्ट को, दोनों कर सकती है। हाई कोर्ट इसको सिर्फ लोअर कोर्ट को करेगी कि आप ये काम नहीं कर सकते। ये किस केस में होगा, मान लीजिए जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो यानी लुधियाना वाली जो कोर्ट है, उसने कुछ ऐसा केस एक्सेप्ट कर लिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, उसके दायरे में, उसकी काम करने की व्यवस्था में नहीं आता। एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट से जुड़ा केस है, ये लोअर कोर्ट ले नहीं सकती, पर मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैंने जाके लोअर कोर्ट में केस लगा दिया और लोअर कोर्ट के जज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि उसको क्लियरली पता है कि ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा केस मैं नहीं ले सकता या ले सकती, पर उसने फिर भी ले लिया और उस पर केस चला दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। केस अभी चल रहा है अब, लेकिन उसका फैसला, उसका वर्डिक्ट नहीं आया, वो भी आया नहीं है, फाइन। तो
आगे जाके ये चीज सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को पता चलती है, जो उसकी हायर बॉडी है, तो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करेगी इस रिट के द्वारा कि भाई तुमने ये केस कैसे एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारा काम है ही नहीं। फंडामेंटल राइट से जुड़े केस तो सिर्फ आर्टिकल 226 में के तहत हाई कोर्ट में या आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हु आर यू टू कंडक्ट दिस केस? तो आप इसकी कार्रवाई को अभी छोड़ो और जो फाइल है वो हमारे पास दो कि हम खुद देखेंगे। जिस कोर्ट ने भी रिट जारी की प्रोहिबिट कर देगी, रोक देगी कार्रवाई। जहां पे कार्रवाई हुई है, जितनी हुई है, उसको रोक के वो फाइल या केस ट्रांसफर हो जाएगा हायर कोर्ट के पास, फिर वो फैसला करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। ये जितनी भी जुडिशियल बॉडीज हैं या क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं या अथॉरिटीज है, उनके खिलाफ हो सकती है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं? यानी सेमी जुडिशियल बॉडीज। एग्जाम्पल, हाँ, कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है, जैसे बैंक ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का ट्रिब्यूनल है IRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, या NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हमारा एनवायरनमेंट के केसेस देखता है। इनको हमने सेमी कोर्ट के दर्जे दिए हुए हैं, क्वासी बोलते हैं इसको, और ये सजा देती हैं, फाइन करती हैं। आमतौर पर ये फाइन ज्यादा करती हैं, तो ये हाफ कोर्ट की तरह काम करती है। मतलब ये भी एक तरह की सेमी या छोटी कोर्ट होती है, तो इनके खिलाफ भी जारी हो सकती है। ये आम जो लोअर कोर्ट है उसके खिलाफ भी जारी हो सकती है। दोनों के खिलाफ जो हमारी जुडिशियल कोर्ट है उसके खिलाफ भी जारी हो सकती है। अब रह गई चौथी, आ गई स्टेटरी। इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक प्रोहिबिशन, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये भी हायर कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ जारी करती है, या क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ जारी होती है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है, प्रोहिबिशन केस में केस की कार्रवाई चल रही थी, केस का भी फैसला नहीं आया था। लेकिन स्टेटरी केस में क्या हो गया, फैसला हो चुका है, वर्डिक्ट आ चुका है। यानी फंडामेंटल राइट से जुड़ा जो केस था वो लोअर कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसका फैसला भी दे दिया, फैसला दे के केस को क्लोज कर दिया। अगर तो केस क्लोज हो चुका है तो फिर तो स्टेटरी जारी होगी, इशू होगी। अगर अभी केस का फैसला नहीं आया, अभी चल रहा है, तो प्रोहिबिशन जारी होगी। बात एक ही है, दोनों सेम ही चीज है अप्रोक्सीमेटली। दोनों में ही हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करेगी। ये कब जारी होगी? अगर एक्टिविटी चल रही है, केस चल रहा है, फाइन, कि आप अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जाके काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो सही नहीं है, ये फाइल हमें सौंपो, फाइन। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ जारी नहीं होती, यानी किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, किसी IAS ऑफिसर के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या क्लर्क्स के खिलाफ नहीं होती। ना ही लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी पार्लियामेंट्री या असेंबलीज के खिलाफ होती है, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ होती है, इनमें नहीं होती है। ये सिर्फ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ही जारी होती है। लेकिन स्टेटरी जो ये जारी होगी कब होगी? जब केस अभी प्रोसेस में है। अगर उस केस का फैसला वर्डिक्ट आ चुका है फिर ये जारी होगी। एक तरह से प्रोहिबिशन का ही अगला हिस्सा, एक्सटेंडेड पार्ट है स्टेटरी। ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। ये पार्ट A है तो पार्ट B है, लेकिन इसको हम पढ़ने के लिए अलग अलग रिट की फॉर्म में पढ़ते हैं, फाइन। तो ये एक तरह से ये सिर्फ प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव है नेचर। प्रिवेंटिव मतलब सिर्फ रोकती है कि ये काम आप नहीं करो, फाइल हमारे पास दो। लेकिन ये प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेटिव भी है। क्यूरेटिव मतलब जो उन्होंने गलती की, फैसला दे दिया, उसकी करेक्शन भी करेगी। इट इज बोथ प्रिवेंटिव एंड एज वेल एज क्रिएटिव, बट दिस वन इज ओनली प्रिवेंटिव। ये सिर्फ रोकती है, बाद में फैसला देती है। लेकिन इसमें तो फैसला ही आ चुका है, तो जो फैसला है वो करेक्ट भी करना है और उसको रोकना भी, ये दोनों काम करते हैं। ये भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस एक में फैसला आ चुका है, एक में नहीं आया। और लास्ट वन है जो फिफ्थ है, कोवरेंटो। इसका भी लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। समटाइम आप ये भी लिखा होता है बाय व्हाट कैपेसिटी। ये हायर कोर्ट कोई भी किसी पब्लिक सर्वेंट को या पब्लिक ऑफिशियल को जारी करती है, फाइन।
कि जो उसने काम किया है वो लीगली ठीक है, उसकी लीगलिटी चेक करती है। ये लीगलिटी चेक है, ये किसी भी पब्लिक ऑफिस के खिलाफ हो सकती है। अगर ये उसने ऑफिस जो है अक्वायर किया है या उसका जो ऑर्डर आया है क्या वो लीगली सही है कि नहीं सही है। यानी जो मैं एक सीट पे बैठा हूँ, एक ऑफिसर हूँ या एक मैं मिनिस्टर हूँ या मैं सीएम पीएम हूँ, तो क्या मैंने अपने दायरे में रह के अपनी पावर्स को यूज करते हुए किया है या मैंने किसी नियम को तोड़ के अपनी पावर को मिसयूज करते हुए काम किया है। तो उसके खिलाफ आती है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपने ये काम किस अथॉरिटी से किस कैपेसिटी में किया है, ये आपको बनता ही नहीं है। तो एक इंक्वायर करना होता है कि जो काम आपने किया है क्या वो लीगली सही है, उसकी लीगलिटी क्लेम चेक करने के लिए होता है। यानी अगर आपने जो काम सही किया या नहीं किया, ये मेन चीज होती है। आमतौर पर ये तभी होती है अगर किसी के पास बहुत ज्यादा, ये हायर लेवल पे जो बड़े पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ होती है ये, कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए यूज कर लेते हैं इसको। फाइन, एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए। 2001 सीएम ऑफ तमिलनाडु, तब जयललिता थी, बहुत ही पॉपुलर लीडर है वहां की, रही है अब नहीं है। हाल ही में इनकी बायोग्राफी के ऊपर एक मूवी बनी है थलावी, अगर आपने देखी है, जिसमें कंगना रनौत ने इनका रोल प्ले किया है। 2001 में ये सीन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मूवी में भी दिखाया हुआ, वैसे ये बड़ी पुरानी बात है, अगर आप देखिए इनको पता होगा। शी वॉज वेरी पॉपुलर, वो जीती, उनकी पार्टी जीती और वो सीएम बन गई। सीएम बनने से पहले वो तमिलनाडु के किसी और बॉडी की हेड थी, मैं बॉडी का नाम भूल रहा हूँ, मतलब बड़ी सारी बॉडीज होती हैं, कुछ कमीशन या कुछ बोर्ड की हेड थी, और उसको सिर्फ उसके लिए ऑनरेबल सैलरी मिलती थी ₹1, ऑनरेरी सैलरी बोलते हैं। अब सैलरी चाहे ₹1 मिल रही है, चाहे 1 लाख मिल रही है, 10 लाख, आपके अकाउंट में ₹1 भी आया तो आप एक रुपए की भी सैलरी ले रहे हैं तो आप प्रॉफिट ले रहे हैं। फाइन। अब आमतौर पे हमारा जो 1951 का आरपीए एक्ट है हमारा, वो ये कहता है कि कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो या पीएम हो या बहुत सारी और पोस्टें हैं, वो अपनी किसी सीट पे तभी रह सकते हैं, एक टाइम पे एक ही सीट ले सकते हैं, वो दूसरी सीट नहीं ले सकते। अगर मैं किसी दूसरी बॉडी का चेयरमैन हूं या मेंबर हूं और मुझे उसके लिए कुछ चाहे ₹1 ही सैलरी मिल रही है, तो अगर मैंने एमपी एमएलए सीएम पीएम कुछ बनना है तो मुझे इसमें से रिजाइन करना होगा। आपको 14 डेज मिलते हैं रिजाइन करने के लिए, कि चुन लो भाई। तो अगर आपने नहीं रिजाइन किया तो जो उसमें से इंपॉर्टेंट सीट है जो अपने बाद में ली है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ से चली जाएगी और पहले वाली आपके हाथ में रहेगी। 2001 में इलेक्शन हुए, वो एमएलए बनी और सीएम बन गई। बीइंग ए सीएम तो शायद वो हो सकता है उस बॉडी की हेड बनी रहती, लेकिन बीइंग ए एमएलए जरूर नहीं हो सकती थी। तो किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया और कू वारंट और रिट जारी हुई कि ये सीएम बाय व्हाट अथॉरिटी है, बाय व्हाट कैपेसिटी है। तो ये तो ऑलरेडी किसी और बोर्ड की चेयरमैन है और वहां पे उनको ₹1 की सैलरी मिल रही है, उन्होंने वहां से रिजाइन नहीं किया है, तो ये किस अथॉरिटी से सीएम बनी है। एक टाइम पे एक ही पोस्ट एंजॉय होगी तो आपकी क्या, आपने तो मिसयूज कर लिया पब्लिक ऑफिस। तो इसलिए कोर्ट ने उनको फैसला आया और रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, उनको सीएम की सीट से हटा दिया, उसकी एमएलए की सीट भी चली गई। वो 6 मंथ्स के बाद दोबारा जब इलेक्शंस हुए तब उन्होंने एमएलए का इलेक्शन, जो खाली होगी सीट तो 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, वहां पे इलेक्शन लड़े, दोबारा जीत के फिर सीएम बनी। और उस जो बोर्ड जिसकी वो कमीशन चेयरमैन थी, वहां से रिजाइन किया बाद में, फिर एमएलए की इलेक्शन लड़ी, फिर दोबारा सीएम बनी और इस कू वारंटों ने उनको गद्दी से उतार दिया। सिर्फ 1-2 दिन 4 दिन ही जा पाई थी ऑफिस, उसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो ये होगी को वारंटो। ये एक एग्जांपल दी है, वो किसी भी ऑफिसर को बोल सकते हैं कि ये जो आपने काम किया किस दायरे में आके किया, किस कैपेसिटी में किया, ये तो आपका बनता नहीं है, या अपने नियमों को ताक पे रख के किया है। तो आमतौर पे जब भी हमारे साथ कोई रेट छिनती है तो हमें लगता है कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हुई, हमारी फ्रीडम छिन गई है, या हमारे साथ कुछ पोलिटिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
हमारे राइट चले गए हैं, तो इन पांचों रेट्स को यूज करके हम अपने फंड राइट्स को ले सकते हैं। कोई ना कोई फंड राइट किसी ना किसी रेट के साथ मैच कर जाता है जिसपे वो लग जाती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आज डिस्कस किया है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आमतौर पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपसे इस रेट की मीनिंग पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि ये किस आर्टिकल में है, वो आपसे इनके फंक्शंस पूछ सकते हैं, मैच करने में पूछ सकते हैं, या किसी एक रेट का मीनिंग या सिचुएशन देके पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी रेट लगेगी। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मेनली इसी एक पेज में से ही क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा देखने में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने आर्टिकल 32 तक हमने 6 फंडामेंटल राइट आज पूरे किए हैं। 6 फंडामेंटल राइट हमने पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा आर्टिकल 33, 34 और 35 भी हैं। ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, लेकिन ये कुछ राइट्स हैं। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आर्म्ड फोर्सेस को, यानी मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर सकती है कंट्री के पूरे कंट्री में, या कंट्री के किसी पार्ट में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे सकती है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस को या पुलिस को कुछ स्पेशल पावर दे सकती है। जब पार्लियामेंट को स्पेशल पावर दी तो नेचुरली किसी ना किसी का फंडामेंटल राइट छिन जाएगा। एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट रही है लंबे समय तक, नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस रही है, तो हमारी पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के लिए आर्म्ड फोर्सेस पुलिस एक हमारा एक्ट है उसको लागू कर दिया, एक एक्ट पास करके लागू कर दिया। जिस एरिया में एक्ट लागू होगा वहां की जो मिलिट्री या आर्मी है उसको स्पेशल पावर्स हो जाएंगी और वो पुलिस की तरह काम करेंगी। किसी के ऊपर एफआईआर कर सकती हैं, किसी को अरेस्ट कर सकती हैं, कार्रवाई कर सकती है थोड़ी हार्ड। जब वो अपनी हार्ड कार्रवाई करेंगे तो किसी ना किसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसका ज्यादती भी हो सकती थोड़ी बहुत, तो उसका फ्रीडम का राइट छीन सकता है। आम केस में तो हैबस कॉर्पस लग जाएगी, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर इस केस में किसी को वो लंबे समय तक जेल में या पुलिस को लॉक में रख सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, मारकाट भी सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ऐसे जब राइट्स लगते हैं तो कभी कभी ना कहीं किसी ना किसी का नेचुरली है कि किसी ना किसी का राइट छिन जाता है। क्योंकि थोड़ी सख्ती होगी तो पुलिस सख्ती करेगी, तो वो सख्ती से निपटना है, क्योंकि अगर नहीं की तो मुश्किलें हो जाएंगी, स्टेट में टेररिज्म आ सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं, तो एक आधे का दो चार का फंड राइट छिन भी सकता है उस केस में। तो जब वो लग जाए तो फिर आपके हैबस कॉर्पस जैसे जो राइट्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं, फिर आप कोर्ट से ज्यादा आपको रिलीफ नहीं मिलती, यानी फिर आपके राइट थोड़े छिन भी सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल कि वो किसी पार्ट में, किसी एरिया में या पूरे एरिया में पुलिस फोर्स को, आर्म्ड फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जैसे रॉ, आईबी है या कुछ और हमारी एनालॉगस फोर्सेस हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट दे सकती है। और उसके बाद आर्टिकल 34 भी कुछ इस तरह का कि ये तो स्पेशल राइट्स दे दिए हमने। आर्टिकल 34 में आप देखोगे मार्शल लॉ लग सकता है, मार्शल लॉ, यानी आपके फंड राइट में कुछ स्पेशल सेक्शन लग सकती हैं। और जब मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ भी एक पुलिस लॉ ही होता है, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है। किसी भी टेरिटरी में, किसी भी एरिया में, तो पार्लियामेंट ने उस एरिया में किसी प्रॉब्लम को या किसी पुलिस ऑफिसर को, गवर्नमेंट को, किसी एक बॉडी को कुछ स्पेशल पावर दे देगी, ताकि वो ज्यादा पावर यूज करेगा तो किसी ना किसी का राइट छीन सकता है, इसको मार्शल लॉ बोल सकते हैं। फाइन। तो ये किस कंडीशन में लगेगा? मान लो जो मणिपुर में अभी भी लगा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी लगा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नागालैंड में भी लगा हुआ है, काफी समय तक ये असम में भी था कि वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब टेररिज्म बढ़ जाता है वहां पे, तो पुलिस को, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देनी पड़ती हैं।
फिर वो शक के बिना पे या किसी भी कारण से लोगों के साथ थोड़ी सख्ती कर सकती है, उनको पकड़ के अरेस्ट करना, पूछताछ करनी, या वो इवन गोलियां चला के मार भी देती है अगर कोई शक हो। तो उनसे फिर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे टेररिज्म कंट्रोल करेंगे। तो जहां पे भी पार्लियामेंट ने स्पेशल पावर लगा दी या मार्शल लॉ लगा दिया, तो वहां पे फंडामेंटल राइट लोगों के छिन जाएंगे, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट फिर उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, या हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। फाइन। तो इसका ये मेनली ये हम किसी टेररिज्म से बचाने के लिए से किसी एरिया को हम ये ऐसे लॉज पार्लियामेंट पास करती है, या सम टाइम कुछ स्पेशल एक्ट होते हैं, जैसे टाडा एक्ट आ गया था हमारा। हाँ, आजकल यूएपीए लग रहा है, आजकल यूएपीए लगा हुआ है, उससे पहले एक पोटा भी होता था। आजकल ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं, आजकल ये है, ये भी टेररिज्म के लिए थे। अगर ये किसी पे लग जाता है तो हार्ड पनिशमेंट थी, उसकी बेल नहीं होती थी, जेल में उसके साथ बुरा व्यवहार भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो वो फिर ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, क्योंकि उसको स्पेशल एक्ट लगा के पास किया गया। तो ये आर्टिकल 33, 34 ऐसे स्पेशल पावर्स पार्लियामेंट को देती है कि वो सख्त लॉ बना सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को पावर दे सकते हैं, पुलिस को, जिसको हम बोलते हैं मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ताकि देश में शांति बनी रहे, पीस बनी रहे। ये आमतौर पर नहीं होता, पर किसी डिस्टर्ब एरिया के लिए ऐसा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी है, जम्मू कश्मीर में अभी भी है। फाइन। तो ये हमने आज समझा है आर्टिकल 32, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार। अब अगला हमारा टॉपिक, अभी 2 फंडामेंटल राइट तो हमने पूरे कर लिए सारे, लेकिन अभी तक मैंने आपको आर्टिकल 14 में 2 चीजें थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बातें बताई थी। इसको अभी डिस्कस करना बाकी है। पर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अभी और भी थोड़ा सा और बाकी है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो प्रेजेंट पोजीशन राइट टू प्रॉपर्टी की क्या है, और ये कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, थोड़ा इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे सारे फंडामेंटल राइट विद इन 1 और 2 क्लासेस खत्म हो जाएंगे, फिर हम डीपीएसपी पे आएंगे। इसी में हम रिजर्वेशन का जो इशू है वो देखेंगे कि वो क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें क्या लीगलिटीज हैं, कैसे मिलता है, ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।